हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और डिफरेंट जो भी फीचर्स हैं हमारे मॉसफेट्स के, वो हमने स्टडी किए हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट इसका एक फीचर रहता है जो हमें स्टडी करना है, बेसिकली जो इंटरकनेक्ट रेजिस्टेंसेस होती हैं। लाइक जो वायर्स हैं आपकी, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लाइक आप उसको किस तरह से मॉडल कर सकते हैं, या वो रेजिस्टेंस जो है लाइक किसी भी वायर की रेजिस्टेंस जो है वो आपके डिज़ाइन को कैसे अफेक्ट करती है। For that, like we know that in CMOS devices, more area is covered by interconnects. Like अगर हम CMOS devices की बात करें तो ज़्यादा एरिया जो होता है, लाइक फर्ज करें आपके पास अगर 100% एरिया है, तो मोर देन लाइक 60% एरिया जो है वो आपकी वायर्स जो हैं बेसिकली, या मेटल्स जो हैं बेसिकली, उससे कवर किया जाता है। Because you have to interconnect different like your MOSFETs, और सारा का सारा लाइक मोर देन 60% एरिया जो है वो कवर होता है विद मेटल्स। एंड लाइक दिस इज़ एन एग्जांपल के यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास डिफरेंट सेल्स प्लेस्ड हैं। मतलब अभी आपको अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा प्लेस्ड हैं, लाइक ये अराउंड तकरीबन 350 किलो गेट्स हैं, किलो मीन्स 350,000 जो गेट्स है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। बट अगर आप ये देखना चाहें कि इसकी अगर राउटिंग की जाएगी और इन गेट्स को कनेक्ट किया जाएगा, तो फिर क्या ये सेल आपको नज़र आते भी हैं कि नहीं? when we route this device, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कवरेज इज़ वेरी लेस विच इज़ हिडन अंडर द वायर्स। लाइक अगर आप इसको जूम करके भी देखेंगे तो आपके पास वायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको आपके जो सेल्स प्लेस थे वो अब आपको नज़र भी नहीं आ रहे। तो इट मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन चिप का हमारी जो भी आईसी डिज़ाइन करते हैं उसका अराउंड लाइक मोर देन 60% एरिया जो है वो वायर्स से कवर किया जाता है। एंड like you can see in this example, there are many different layers like available for this wiring, because like we use polysilicon for our gates in MOSFETs, then we use multiple layer of like metals। like ये वाला जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें तकरीबन 8 लेयर का डिज़ाइन है। ये यहाँ पे लाइक आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 8 डिफरेंट मेटल्स यूज़ की हुई हैं। तो इट मीन्स कि आप 8 डिफरेंट लेयर्स पे स्टैकिंग करके आप अपनी मेटल्स को राउट कर सकते हैं। एंड the wires are as important as MOSFETs, obviously, as they contribute in noise and delays। अब आप कोई भी वायर ले लें किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ले लें, तो उस वायर की रेजिस्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जब आप अपनी सर्किट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ठीक है, हम एक नैनोमीटर लेवल पे या माइक्रोमीटर लेवल पे अपने सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी जो भी वायर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी वायर्स यूज़ हो रही हैं या जो भी मेटल्स यूज़ हो रही हैं, आप उनके रेजिस्टेंसेस और जो कैपेसिटेंसेस के इफेक्ट्स हैं और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। So for that we have to study these, we have to study these effects which are due to the resistance and capacitance of these metals. So we have also seen that the different metals are used orthogonally, which reduces the capacitance effect। लाइक हमने बहुत सारे लेक्चर्स में ये डिस्कशन की है, बहुत सारे सेशंस में हमने ये डिस्कशन की है कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, कि कन्वेंशनली आप क्या करते हैं कि लाइक इफ़ यू आर यूजिंग मेटल 1 you will route it horizontally, if you are using metal 2 you will route it vertically। so what happens is like the overlapping area will be minimum, or you can say like it is easier to it is easier to route the design। so to understand this, we take an example where we say like our wires are like laid on a surface। like normally
whenever हम कहीं पे भी मेटल यूज़ करेंगे तो हमारी मेटल जो है वो किसी न किसी इंसुलेशन लेयर पे आएगी. So for that we say there is an insulation material and our metals are placed on top of this material. अब ये दो मेटल की एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो कि पैरेलल प्लेस्ड हैं. एक ही लेयर पे दो मेटल्स हमने पैरेलल प्लेस की हुई हैं. So this two wires obviously will have finite thickness and which is process dependent. That is not in our control. हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. We can only control the width of this metal and the length of this metal. So this is T, which is thickness of this metal. Similarly, we have different other parameters. One is this width of this metal. Second one is the length of this metal, which is represented by L. And there is a spacing between these two metals. Like हमने ये डिस्कशन की थी कि यहाँ पे भी जहाँ पे भी आप मेटल प्लेस कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एक गैप एरिया, लाइक कोई ना कोई एक मिनिमम गैप होगा, which is known as spacing between two different metals. So it is important to know, like in a given area, how much total wires we will be able to draw. अगर हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन की हैं, फॉर एग्जांपल we have defined width and we have defined the spacing. So these two factors are important कि आप एक given area में कितनी metals को parallel place कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने ये दो मेटल्स प्लेस की हुई हैं, तो ये जो टोटल एरिया हमारा कवर कर रही है वो है बेसिकली 2W plus S. And for example, if we had one other metal here placed, then the total area would be 3W plus S and S 2S. So हम जितने भी मेटल्स प्लेस करते जाएंगे इस तरह से पैरेलल में, तो आप इसका एरिया जो है वो लाइक उसका जो डिस्टेंस है या जो उसका नंबर ऑफ वायर्स जो आप प्लेस कर सकते हैं इन अ गिवन एरिया वो आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम कन्वेंशन. लाइक एक आपके पास विड्थ होगी, फिर आपके पास स्पेसिंग है, फिर विड्थ है, फिर स्पेसिंग है, फिर विड्थ है, फिर स्पेसिंग है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. Obviously you can obtain this by using this equation which is known as the pitch, which is equal to W plus S. So if we have to find the resistance of this like wire, उसका फार्मूला हम रिपीट कर लेते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि उसका फार्मूला है बेसिकली R is equal to rho by T dot L over W. This like L is length of metal, rho is resistivity, and T is thickness. This T is thickness of this metal, and W is the width of the metal. So like rho over T is sheet resistance, which is a unitless quantity, and L over W is approximated by number of squares of length W for a square area, which we can which we can demonstrate using this illustration. अगर यहाँ पे आप देखें तो L is like total length of our this metal. And if we have to like draw a square region, then the इसकी लेंथ जो होगी बेसिकली वो क्या होगी, हमारे पास W होगी. सो इसकी लेंथ भी W होगी. तो हमारे पास ये एक स्क्वायर रीजन है. जब स्क्वायर रीजन होगा हमारे पास दोनों साइडों पे हमारे पास W's हैं, तो इस इक्वेशन में जब आप लेंथ भी W पुट करें और ये भी W है तो हमारे पास ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है. तो हमारे पास जो शीट रेजिस्टेंस आती है बेसिकली वो इस स्क्वायर एरिया की वो हमारे पास आ जाती है लाइक रो ओवर टी. एंड इस सिमिलरली आप इस सारे की आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस कन्वेंशन. एंड
सेकेंडली हमने ये देखना है कि इस तरह से तो हम चलें रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, लाइक इसकी आपने अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो आप कर लेते हैं, लाइक इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ स्क्वायर्स में और साथ में आप रो टी को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। बट व्हाट हैपन्स, लाइक ये शीट रेजिस्टेंस हमें क्या बताती है? उसके लिए हमें ये देखना है कि अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को, सॉरी इसकी जो लेंथ है, मेटल की लेंथ एंड उसकी विड्थ को हम डबल कर दें तो व्हाट वुड हैपन? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल की जो विड्थ है वो 2W कर दी है और उसकी जो लेंथ है बेसिकली वो भी हमने 2L कर दी है। तो if we have to find resistance of this metal now, then we will put the values here like in this equation। तो हम इसको R स्टार का नाम देते हैं, लाइक इसकी जब जब हमने इसकी लेंथ और विड्थ जो है डबल कर दी है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 2L और 2W एंड देन यू विल सी कि इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस के आप लेंथ और विड्थ दोनों को अपडेट कर रहे हैं या दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो भी वही होगी जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस हमने फाइंड की थी, बिकॉज द फॉर्मूला इज सेम। यहाँ पे 2 और 2 ये जो है हमारे पास इक्वेशन में, ये दोनों कैंसिल हो जाता है एंड obviously resistance remains same irrespective of the size of wire। Like if you increase the size with same ratio, then resistance will keep same as it was earlier when a unit size was used। सो अभी तो हमने बात की कि मेटल की रेजिस्टेंस क्या होती है, उसको आप किस तरह से मॉडल कर सकते हैं या आप उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। लाइक ये जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको किस तरह से फाइंड कर, इसकी वैल्यूज को किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। The contacts and wires have high resistance around 2 ohm to 20 ohm। So इसकी जो बेसिकली रेजिस्टेंस है वो हायर है, लाइक आपको ये रेजिस्टेंस रिड्यूस करनी है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ओहम्स में है, नॉट इन मिली ओहम्स और माइक्रो ओहम्स। सो उसके लिए हम एक फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं कि लाइक टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स आर यूज्ड। दिस लोअर्स द ओवरऑल रेजिस्टेंस। whenever you have to use contacts, wherever the space is available, use multiple contacts। हम ये किस लिए कह रहे हैं, हम ये क्यों यूज करते हैं? You may have observed कि हमने बहुत सारी लोकेशंस पे जब हमने अपने लैब्स में ये सिस्टम डिज़ाइन किया था, लाइक हमने किसी भी तरह के गेट्स डिज़ाइन किए हैं, तो अगर आप अपने गेट का लाइक आपने मॉसफेट का साइज इंक्रीज करना है तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमने ये एक एग्जांपल ली है जिसमें आप एक एनमोस क्रिएट कर रहे हैं। हमने ये एक एन प्लस रीजन क्रिएट किया हुआ, ये एन प्लस रीजन है और ये हमारे पास पॉलीसिलिकॉन है। हमने मेटल 1 को कनेक्ट करना था इस एन प्लस रीजन से, मींस ड्रेन से, और इस सोर्स से हमने मेटल 1 को कनेक्ट करना था, तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स यूज़ किया हुआ। इसको अगर हम साइड व्यू से देखना चाहें तो लाइक हमारे पास इनिशियली क्या होता है, पी सबस्ट्रेट, देन वी क्रिएट एन प्लस रीजन एंड देन वी क्रिएट वायर्स सो दैट वी कैन कनेक्ट टू मेटल 1 and these are insulations and similarly we have field oxide so that we can separate this NMOS from other MOSFETs। अच्छा, अब इसको हम ऑब्जर्व करना चाहें कि रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। when we say we have to use multiple contacts, so रेजिस्टेंस पे बेसिकली फ़र्क क्या पड़ना चाहिए। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मॉडल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक मेटल वायर है। सिमिलरली हमारे पास ये एन प्लस जो डिफ्यूजन एरिया है इसको भी आप एज अ वायर ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये सेम एरिया है
जो कि इन मेटल्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं कि हमारे पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मॉडल ड्रॉ करता है। लाइक वी हैव वन मेटल वायर here, then we have 5 different contacts, like 5 different resistances, like these are। अब ये 5 different resistances जो हैं, like उसका एक end जो है वो connected है metal 1 से, and second end is connected to metal like n plus region, diffusion region, और same goes for all our like contacts। तो अगर आप इसकी equivalent resistance find करना चाहें तो what will be the equivalent resistance? All these are connected in parallel, so what will happen? We can say that the total resistance of this contact will be RC divided by total number of parallel contacts. In this case, we can say that the RC effective will be equal to RC by 5. Means whenever we have to use, like we have space, we should use multiple contacts। तो उससे क्या होगा कि हमारी like जो डिज़ाइन है या हमारा जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो like वो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो जाएगी। जितने मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स आप यूज़ करेंगे आपकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस केस जहाँ पे हमने 2 different metals को कनेक्ट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस मेटल 1 एंड वी हैव दिस मेटल लाइक 2। सो हमने इन दोनों को जब कनेक्ट करना है तो हमारे पास ये ओवरलैपिंग रीजन इतना अवेलेबल है। अब ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस ओवरलैपिंग रीजन में यहाँ पे हम लाइक 10 कॉन्टैक्ट्स प्लेस कर सकते हैं। सो वी प्लेस 10 कॉन्टैक्ट्स एंड द रेजिस्टेंस विल बी like the total resistance will be divided by 10. Similarly, for this region, when we have a edge, like we have a like 90 angle on metal 1 and metal 2, हमारे पास जो space थी वहाँ पे हम like 20 metal contacts place कर सकते थे। So what will happen? The resistance will be divided by 20. So जब भी हम लोगों को कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने हैं, हमें कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स यूज़ करेंगे तो इट विल रिड्यूस द रेजिस्टेंस। अदरवाइज वी हैव सीन दैट कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 2 ohms to 20 ohms। दैट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस एंड वी हैव सीन मेनी अ टाइम हम लोग अपने मेटल्स को डिफरेंट ओरिएंटेशंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मेटल 1 को मतलब एक ही लेयर पे अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो शायद हम हॉरिजॉन्टल ही यूज़ करेंगे दोनों। लाइक अगर हमने पैरेलल प्लेस करनी है तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे, और लाइक हम उसको वर्टिकल भी प्लेस कर सकते हैं, बट दे विल नॉट क्रॉस। सो if for example if wires on 2 different layers are parallel to each other, the capacitive effect will be maximum। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मेटल 1 है, लाइक हमारे पास एक मेटल है, इसके बीच में एक इंसुलेशन लेयर है, एंड देन वी हैव अनदर मेटल लाइक दिस वन इज फॉर एग्जाम्पल मेटल 1 एंड दिस वन इज मेटल लाइक 2। सो वी हैव एन इंसुलेशन इन बिटवीन दिस रीजन, and when the wires are orthogonal the capacitive effect will be minimum। like अगर हम इन वायर्स को पैरेलल प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास हम ही कहते हैं कि कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, और अगर इन वायर्स को हम ऑर्थोगोनल प्लेस करेंगे तो कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो मिनिमम होगा। व्हाई इज दैट? बिकॉज लाइक द ओवरलैपिंग एरिया इन दिस एग्जाम्पल इज लाइक मैक्सिमम। हमारे पास जितनी भी मेटल अवेलेबल है सारी की सारी पैरेलल ही लाइक इन पैरेलल विद द अदर मेटल। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग एरिया है वो मैक्सिमम है। जब ओवरलैपिंग एरिया मैक्सिमम है तो वी नो दैट कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है बेसिकली C इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन ऑक्साइड डिवाइडेड बाय थिकनेस, like thickness of this insulation layer। So area is maximum
the capacitance will be maximum. In this example, we have like overlapping area at a minimum level. तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने अब कैपेसिटेंस फाइंड करनी होगी तो हमें सिर्फ इस रीजन का एरिया फाइंड करना है जो कि इससे ओवरलैप हो रहा है। तो इसका एरिया जो होगा बेसिकली उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय थिकनेस से, तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो हमारे पास इन दो सिनेरियोज में जो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है, जब हमने ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में अपनी मेटल्स को प्लेस किया हुआ है तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो मिनिमम होगी। अदरवाइज if we place these metals parallel, the capacitance will be maximum. And secondly, there will be capacitance between side by side metals and also between metals on top and bottom. अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो दो तरह की होगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम लेयर, then we have different capacitance between the like metals which are placed side by side. And if we are talking about different layers, then we'll have a different capacitance when metals are placed on top of each other. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो लेयर्स हैं जहाँ पे हमने दो प्लेट्स को, लाइक दिस वन इज फॉर एग्जाम्पल मेटल 1, दिस वन इज मेटल 3, तो हमने इसके बीच में लाइक मेटल 2 प्लेस की हुई है। दिस वन इज लाइक हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, बट मेटल 2 इज वर्टिकल। सो if we see it in another view, we can see that we have metal 1, we have insulation, then metal 2, then insulation, and then metal 3. So we can say that if we have to observe the capacitances in this view, there are many different capacitances. For example, if this metal is placed like if I am seeing this face here, so हमारे पास जो इसकी width है वो मेरे पास क्या होगी, W हो जाएगी। और this gap is basically spacing between these two metals, like this one is metal 2 and this one is also metal 2. So ये S जो है ये basically spacing है between these two metals, and ये T जो है बेसिकली ये थिकनेस ऑफ दिस मेटल है। मतलब अगर हमने थिकनेस फाइंड करनी है इस मेटल की तो बेसिकली वो क्या है, वो T है। एंड T oxide 2,3 and T oxide 1,2 are the thickness of like insulation which is placed between 2 and 3 layers and between 1 and 2 layers. So ये हमारे पास सारी thicknesses हैं और ये हमारे पास width है और ये हमारे पास spacing है between two metals. If we observe this junction, यहाँ पे अगर आप देखें कि दो metals आपस में parallel placed हैं, तो हमारे पास जो capacitance produce होगी उसको हम नाम दे रहे हैं side capacitance का, C side, like side capacitance. Or similarly, this will happen on this side as well if we have three metals parallelly placed. Similarly, we will have a top capacitance जहाँ पे हमने अपने एक मेटल को इसकी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है. So we will have a top like C top capacitance. Same goes for this bottom plate, like where we have metal 1 and we have an insulation layer. So हमारे पास यहाँ पे जो C bottom है वो बेसिकली इस दो layers के बीच में हमारे पास capacitance होगी. And the total capacitance will be given by C bottom, like you obviously will add up all these capacitances. हमने इन सारों को ऐड कर दिया, like C top plus C bottom और plus 2 into C side, because हमारे पास two different sides हैं. तो हम total capacitance of these wires can be found by this formula. So हमारे पास कुछ
रूल्स हैं जो बेसिकली हमें याद रखना है जब भी हम लोग हम लोग अपना लेआउट डिज़ाइन कर रहे हों। तो that has like diffusion has high capacitance comparable to gate। जब भी हम गेट से कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डिफ्यूजन एरिया है उसकी हाई कैपेसिटेंस है एंड इट आल्सो हैव हाई रेजिस्टेंस। सो इट मींस कि हम लोगों ने जब भी अपनी वायरिंग करनी हो तो हम अपनी डिफ्यूजन्स को यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स हम अपनी डिफ्यूजन को एक्सटेंड करके दूसरी डिफ्यूजन से कनेक्ट नहीं कर सकते unless there is a small gap between two different diffusion areas. So it is recommended to avoid using diffusion instead of wires. So obviously we have to avoid diffusions so that we can extend them and use them as a metal wires. Similarly, polysilicon has lower capacitance. Like the polysilicon layer has low capacitance but it has high resistance. So it is obviously not recommended कि हम अपनी जो polysilicon layer है उसको ऐसी like junctions में यूज़ किया जाए या ऐसे designs में यूज़ किया जाए जहाँ पे हमारे सिग्नल ने like एक longer distance पे travel करना है। तो what will happen कि जब इसने लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल करना होगा तो इट मीन्स हमारी जो लेंथ है बेसिकली वो क्या होगी, वो हमारे पास लेंथ जो है वो एल लेंथ जो है वो बेसिकली हायर होगी। जब एल लेंथ हायर होगी तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो क्या होगी, हमारी रेजिस्टेंस हाई होगी। सो वी ओनली यूज फॉर ट्रांजिस्टर गेट्स, लाइक पॉलीसिलिकॉन को हमें ओनली ट्रांजिस्टर गेट्स के लिए यूज किया जाता है एंड it is not recommended to be used for long interconnects. Like हम इसे long interconnects के लिए नहीं यूज कर सकते obviously due to the reasons of high resistance. For example, we have two inverters which are in series. Like एक इन्वर्टर की जो इनपुट है और उसको जब ऑपरेट करता है उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होती है वो हमारे दूसरे इन्वर्टर की इनपुट है एंड सिमिलरली दैट विल जनरेट एन आउटपुट। तो हमारे पास एक केसेस हैं जहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसकी जो आउटपुट यहाँ पे जो पहला इन्वर्टर है इसकी आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगी, इसी आउटपुट को हमने बेसिकली इस गेट के साथ कनेक्ट करना है, मींस यहाँ पे इसको ट्रैवल करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो ये है कि हम यहाँ पे लाइक मेटल यूज़ करें, मेटल 1 यूज़ कर लें। सो फॉर दैट वी हैव टू प्लेस 3 contacts and a metal layer as well. So हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं कि 3 contacts हैं और हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है ऑफ दिस मेटल। एंड इन सेकंड केस हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पोली जो लेयर है उसको गेट कर दें। जब हम पोली लेयर को इंटरकनेक्ट करेंगे तो what will happen is we will be left with 2 contacts। तो इन 2 कॉन्टेक्ट्स को हम लोग यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने 3 कॉन्टेक्ट्स से 2 कॉन्टेक्ट्स पे अपने डिज़ाइन को रिड्यूस कर लिया। सो फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस इट इज़ रिकमेंडेड और यू कैन से दैट इट इज़ नॉट एन इशू कि हम लोग पॉलीसिलिकॉन को फॉर इंटरकनेक्ट्स यूज़ करें या वायर्स के लिए यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हमने इस एग्जांपल में यही काम किया। लेकिन अगर लॉन्गर डिस्टेंस की बात है तो ऑब्वियसली पॉलीसिलिकॉन्स को यूज नहीं कर सकता। एंड दिस वायर कैन बी मॉडल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। लाइक हमने किसी भी वायर को अगर ये मॉडल करना है कि उसके रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है तो उसको हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, where full wire can be distributed in different sub components. Like for example हमारे पास एक full wire थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया in equal squares और उसमें टोटल जो सेगमेंट्स बने हुए हमारे पास n number of segments थे। एंड
there is resistance and capacitance associated with a wire. Like जब भी कहीं पे भी कोई वायर होगी उससे एसोसिएटेड कोई भी रेजिस्टेंस होगी जो रेजिस्ट करती है ऑब्वियसली करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर and there is a capacitance. So each segment of this metal which was divided by W, so each segment can be divided in a single resistor and a capacitor. हम इस एक सेगमेंट को दिस सेगमेंट इसको एज अ पीस ऑफ वायर ट्रीट कर सकते हैं, और इसका अगर हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो, रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो हम बेसिकली इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. If we have n segments, then we will have R by n resistance and C by n capacitance. So we will have different resistances and capacitances. And this can be estimated by lumped element models. इसको हम लोग lumped element models जो है उससे हम लोग मॉडल कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये जो लम्प्ड एलिमेंट मॉडल्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि उसमें हम लोग किस तरह के मॉडल्स यूज़ करते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है. एंड वी हैव 3 लम्प्ड एलिमेंट मॉडल्स. वन इज़ एल मॉडल, जहाँ पे हमारे पास एक साइड पे रेजिस्टेंस होती है और उसके दूसरे एंड पे हमारे पास कैपेसिटेंस होती है. Similarly, we have a pi model, which is we have resistance in center and capacitance is divided in 2 halves. Like if we have total capacitance like C, तो हमारे पास जो capacitance है वो C/2 और C/2 हो जाएगी दोनों sides पे. And then we have a T model जहाँ पे resistance को half किया जाता है दोनों sides पे और capacitance will be a full capacitor here. So to understand this lumped element models, we have an example. इस example में हम ये करते हैं कि we consider to have a metal wire which is 5 millimeter long and 0.32 micrometer wide. We have to construct a 3 segment pi model, and for metal 1 our sheet is given here 0.0 to 0.05 ohm per segment and capacitance per micron is 0.2 femtofarad per micrometer. So हमारे पास कुछ different quantities हैं, हमारे पास sheet resistance है, हमारे पास capacitance है per micron, and then we have 5 millimeter long and 0.32 micrometer wide wire. So we have this wire, we divided, we are assuming कि हमने इस वायर को डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर लिया है. जो टोटल लेंथ थी इस वायर की वो 5 मिलीमीटर थी, एंड थिकनेस ऑफ दिस वायर वाज 0.32 माइक्रोमीटर. और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने एक एरिया सेलेक्ट किया है जिसकी जो विड्थ है बेसिकली वो क्या है, वो 0.32 माइक्रोमीटर है. सो हमने अगर इस तरह के टोटल एरियाज फाइंड करना है इस टोटल डिस्टेंस पे ओवर दिस डिस्टेंस, तो हमारे पास जो टोटल एरियाज आएंगे वो हमारे पास L/W होंगे. L is total length which is 5 millimeter, and then we have to divide this 5 millimeter by 0.32 micrometer. So total number of segments will be 15625 or approximately equal to 16,000. So हमारे पास जो टोटल सेगमेंट्स आएंगे from this wire of width 0.32 micrometer, that will be around 16,000 segments. And we have to find the total resistance of this metal, which will be equal to our sheet multiplied by L/W. We have found L/W to be 15625. So total resistance will be RS L/W multiplied by 0.05 and multiplied by 16,000.
this result will be equal to 781 and this can be approximately to 800. And if we have to find the total capacitance, for that we have been given with capacitance per micron is like this per micrometer. So हमें जो capacitance given है वो है 0.2 femtofarad per micrometer. तो हमें पता है कि उसका जो टोटल लेंथ है इसकी टोटल लेंथ जो है बेसिकली वो क्या है, वो हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो है 5 मिलीमीटर. सो हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.2 फेम्टोफैरेड जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5 मिलीमीटर से, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है जो हमारे पास सी रहता है वो है 1 पिकोफैरेड. सो इस तरह से हम लोग सेगमेंट्स, एक वायर को सेगमेंट्स में डिवाइड करके उसकी रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं. देन वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एज वेल. एंड रिमेंबर कि हमने इसका एक पाई मॉडल बनाना था. तो पाई मॉडल बनाने के लिए हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस पर पाई मॉडल. हमने 3 पाई मॉडल बनाने हैं और पाई मॉडल को हम लोग बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. तो जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो बेसिकली आ जाएगी R/3 आ जाएगी. वी आर डिवाइडिंग इट इन 3 डिफरेंट सेगमेंट्स. और इसी तरह जो कैपेसिटेंसेस हैं एक पाई मॉडल के लिए हमें 2 कैपेसिटर चाहिए और सिमिलरली हमें 3 पाई मॉडल के लिए 3 सेगमेंट्स के लिए हमारे पास 6 कैपेसिटेंसेस होंगी. So if we divide total capacitance, which is 0.2 femtofarad per micrometer, if we divide this by 6, our result will be equal to 167 femtofarad. And we can say that the 3 segment pi model is given by this circuit diagram. तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि रेजिस्टेंस को हम 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो हमारे पास 781 थी. उसको हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 260 ohms. एंड देन हमने जो कैपेसिटेंस है उसको 6 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है बिकॉज 2 सेगमेंट्स फॉर ईच पाई मॉडल. सो द कैपेसिटेंस इज 167 फेम्टोफैरेड. सो इस तरह से हम लोग अपना वायर को मॉडल कर सकते हैं. हम अपनी वायर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं. एंड देन वी आल्सो नो दैट कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ वायर्स. सो इस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा है ऑफ इंटरकनेक्ट्स. हमने ये देखा है कि इंटरकनेक्ट्स किस तरह से इफेक्ट करती हैं अपने डिलेज को, अपने डिज़ाइन को. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द रेजिस्टेंसेस which can obviously affect our systems, and also different capacitances which occur due to different metals placed parallel or on top and bottom. सो हमारी लास्ट सेशन था फॉर इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स. हम नेक्स्ट सेशन में अपने जो डीसी एनालिसिस वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे. I hope you understood what I have tried to explain to you. That's it for today. I will see you in next video inshallah.